तो देखिए, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो बनती है जब दो कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब दो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो घूम नहीं सकता हो, है ना। तो रेस्ट्रिक्टेड लिखिए इसमें, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड, हेडिंग नहीं है अभी, वो तो चल रहा है, डेफिनेशन के बाद है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड कैन बी जनरेटेड, बोल तो रहा हूं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड, restricted rotation of bond can be formed, अरे कोई हेडिंग नहीं है, लिखो तो सही बिना हेडिंग के। restricted rotation of bond can be formed by the following ways, restricted rotation, दो कार्बन के बीच का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आप इस तरीके से अचीव कर सकते हो। पहला केस आपका है डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से आप रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बना सकते हो। डबल बॉन्ड किस किस के बीच का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच का, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच का, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच का। अगर ये बॉन्ड है तो फिर ये जो दोनों एटम है आपस में घूम नहीं सकते ऐसे, ठीक है। या फिर आप किसके साथ बना सकते हो, साइक्लिक कंपाउंड्स में, या फिर आप बना सकते हो ये साइक्लिक कंपाउंड्स में, या आप बना सकते हो साइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मान लो 4 की रिंग है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो इन दोनों कार्बन के बीच को आप घुमा थोड़ा ना सकते हो, तो बंधा हुआ ना ऐसे, नहीं समझ में आया। साइक्लिक कंपाउंड्स में देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। क्या इन दोनों कार्बन के बीच के बॉन्ड को आप ऐसे घुमा सकते हो? ये दोनों कार्बन है, उसके बीच के बॉन्ड को आप ऐसे कंप्लीटली घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते? घूम जाएगा। ये जो बॉन्ड है ये क्या 360 डिग्री ऐसे घूम जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा? मतलब इसके साथ ये कार्बन अभी यहां जुड़ा, इस कार्बन को ऐसे घुमा के इधर की साइड में ले आओगे, ऐसे ला पाओगे? नहीं, क्योंकि ये रिंग से ऐसे बंधा हुआ है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हम 2 तरीके से अचीव कर सकते हैं, या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, या फिर आपकी रिंग हो, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये 3 टाइप की है, सिस ट्रांस, EZ और सिन एंटी। ये 3 टाइप की आइसोमेरिज्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ये लिखिए, फिर हम चलते हैं इस पर। क्या है अपने ऊपर एक दिन फोटो आएगा
सर हो गया आपका, हो गया तो यार आप सॉरी कर मैं अभी बुक लिख रहा हूँ, मैं बुक लिख रहा हूँ। देखिए ये आपका एक एल्कीन का मॉलिक्यूल है। ये जो है ये पाई बॉन्ड का प्लेन है ना। कैसे बना था ये बॉन्ड आपके, ऐसे थे ये सिग्मा था पहले, ये सिग्मा बॉन्ड ऐसा था, दो पी ऑर्बिटल थे और वो पी ऑर्बिटल क्या है, ये यहाँ से हटता है और यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाता है। तो जो पी ऑर्बिटल के जो लॉब्स हैं वे ऐसे और ऐसे हैं, ये पी ऑर्बिटल के लॉब्स हैं और ये पूरा पर्टिकुलर प्लेन है जिसमें आपका ये पी पाई बॉन्ड बना है। तो ये जो है आपका क्या है, आपका पाई बॉन्ड का प्लेन है। ये पाई बॉन्ड का प्लेन है और पाई बॉन्ड के प्लेन के एक साइड में ये ग्रीन वाले एटम दिख रहे हैं और एक साइड में व्हाइट वाले एटम। तो दो कन्फिग्रेशन हो सकती हैं कि जो पाई बॉन्ड का प्लेन है सेम टाइप के एटम पाई बॉन्ड के प्लेन के एक ही साइड में है। ये पाई बॉन्ड का प्लेन, दोनों ग्रीन एटम पाई बॉन्ड के प्लेन के एक ही साइड में है। ये पहली कन्फिग्रेशन बन सकती है, इसे बोला जाएगा सिस। इसे क्या बोला जाएगा, सिस कन्फिग्रेशन। वहीं ऐसा हो सकता है कि जो पाई बॉन्ड का जो प्लेन है ये सेम टाइप के जो एटम है पाई बॉन्ड के प्लेन के अपोजिट में है। एक एटम पाई बॉन्ड के प्लेन के एक साइड में और एक एटम पाई बॉन्ड के प्लेन के अपोजिट साइड में है और इस फॉर्म को बोला जाता है ट्रांस। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन, यहाँ पे फिर आपका है ये कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, क्या चल रहा है ये ऑप्शन देख रहा है। ये पहले का खुला हुआ था आवाज। तो देखिए यहाँ पर ये ए यहाँ पर आपका ये ए, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड प्लेन, आइडेंटिकल ग्रुप या एटम्स आर ऑन सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड प्लेन। और यहाँ पर है आपका आइडेंटिकल ग्रुप या एटम्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ पाई बॉन्ड प्लेन। इस फॉर्म को बोला जाएगा सिस और इस फॉर्म को बोला जाएगा ट्रांस। इस फॉर्म को बोला जाएगा ट्रांस। ठीक है, तो ये वाली तो हमने यहाँ पर बनाई जब आपके पास डबल बॉन्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन में है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिस ट्रांस इन रिंग्स है ना। यहाँ पे हम देखेंगे सिस ट्रांस इन रिंग, सिस ट्रांस इन साइक्लिक रिंग, सिस ट्रांस इन साइक्लिक रिंग।
जैसे मान लिया देखिए यहाँ पर एक ये रिंग है, 4 कार्बन की एक रिंग है ये, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से 4 कार्बन की एक ये रिंग है। मान लीजिए यहाँ पर आपका Cl लगा है, यहाँ पर आपका Cl लगा है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका Cl लगा है, यहाँ पर आपका Cl लगा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर हम देखें रिंग का भी अपना एक प्लेन बन जाता है ना। जो रिंग है, रिंग का भी अपना एक प्लेन है। यहाँ पर देखिए जैसा भी हम यहाँ पे एक चार एटम हम इसमें जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये एक रिंग है, तो रिंग भी चारों एटम, रिंग के जो चारों एटम है वे एक प्लेन में आ जाएंगे। ये चारों एटम एक प्लेन में है और ये इस सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस ही रोटेट नहीं कर सकते है ना, क्योंकि ये बंधे हुए हैं इधर। तो ऐसा नहीं कि मैं ग्रीन वाले को ऐसा करके इधर ले जाऊंगा, रिंग से ऐसे बंधे हुए हैं। तो जो रिंग का प्लेन है, रिंग के प्लेन के एक साइड में है तो इसे सिस, और अगर इसमें दूसरी स्ट्रक्चर बनाता हूँ ऐसे हैं तो फिर ये बन जाएंगे आपके ट्रांस, ठीक है। उसमें पाई बॉन्ड का प्लेन है और इसमें रिंग का प्लेन है। तो लेफ्ट वाली कन्फिग्रेशन हमारी क्या है, सिस है, और राइट वाली कन्फिग्रेशन हमारी क्या है, ट्रांस है, ठीक है। बनाइए। देखिए कंडीशन फॉर सिस ट्रांस, हेडिंग डालिए कंडीशन फॉर सिस ट्रांस। अगर सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखनी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, लिखिए। सिस ट्रांस एग्जिस्ट if both carbon have cis trans exist if both carbon have different type of groups or atoms, different type of groups or atoms and each carbon have one common group, and each carbon have one common group. तो देखिए पहली चीज तो दोनों जो कार्बन है, इस कार्बन पे जो भी ग्रुप लगे हुए हैं वे दोनों अलग अलग हों, अलग अलग हैं। इस कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं Cl और CH3 अलग अलग हैं। इस कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं Cl और CH3 अलग अलग हैं। इन दोनों कार्बन के पास क्या कोई कॉमन ग्रुप है, इन दोनों कार्बन के पास क्या कोई कॉमन ग्रुप है, कौन सा है, या CH3। इसी तरीके से इन दोनों के पास क्या कॉमन ग्रुप है, क्या CH3, Cl, C2 CH3 नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे आप अगर ये सिस फॉर्म बने हुए हैं तो आप इनका ट्रांस बना सकते हो, ट्रांस बने हो तो सिस बना सकते हो। जैसे ये भी क्या बना हुआ है, सिस बना हुआ है, तो क्या आप इसका ट्रांस बना सकते हो। अगर ये सिस बना हुआ है, ये सिस है नहीं है, तो क्या इसका ट्रांस बना सकते हो, ट्रांस बना सकते। अब ये सिस बना हुआ है तो क्या इसका ट्रांसफॉर्म बन सकता है, तभी तो सिस ट्रांस बोली जाएगी ना। अगर ट्रांस बन ही नहीं पा रहा, सिस बना हुआ है, ट्रांस बन ही नहीं पा रहा, तो फिर कैसा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ट्रांस बनाने के लिए क्या करोगे, Cl, और यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका CH3, तो ये बन गया इसका ट्रांस, ठीक है। वही देखिए ये कौन सी फॉर्म बनी हुई है, सिस है या ट्रांस है, कोई कॉमन होना चाहिए Cl के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर तो दोनों हैं, Cl के हिसाब से देख लो चाहे CH3, यहाँ पर Cl के हिसाब से बोल सकते हैं ना कि दो Cl एक साइड में है, Cl और C2H5 को चेंज कर देंगे। तो ये भी कौन सी फॉर्म है, सिस है ट्रांस है, ये अभी सिस है। तो क्या हम इसकी ट्रांस बना सकते हैं, क्या करो ट्रांस बनाने के लिए, हाँ Cl को अपोजिट में ऐसे और C2H5 एक इधर बना दो और CH3 को इधर, तो यहाँ पर आपका ये बन गया ट्रांस, यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये ट्रांस बन गया, ठीक है।
तो अगर ये कंडीशन आपकी मौजूद है तो सिस ट्रांस आपकी एग्जिस्ट कर सकती है। नेक्स्ट, रुक जाओ अभी। केसेस वेयर सिस ट्रांस इज नॉट वैलिड। केसेस जहां पर सिस ट्रांस आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, ये बनाइए तो पहले, ये बनाइए फिर आगे लिखना पड़ेगा। हो गया? चलिए, तो इसमें लिखिए द फॉलोइंग केसेस उधर लिखिए द फॉलोइंग केसेस डज नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, पहला केस देखिए, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगा है एक CH3, यहाँ पे लगा है एक CH3, यहाँ पे लगा है एक H और यहाँ पे लगा है आपका C2H5। क्या ये सिस ट्रांस दिखा सकता है ये मॉलिक्यूल? क्यों? सेम है तो हाँ, इस एटम के पास है ना, दिस कार्बन हैव सेम ग्रुप। इस कार्बन के पास सेम ग्रुप है। तो फिर अब किसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे कि दोनों एक साइड में, दोनों अपोजिट साइड में? इसके पास तो सेम है। सेकंड केस देखिए, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगा है आपका CH3, यहाँ पे लगा है आपका C2H5, यहाँ पे लगा है आपका H और यहाँ पे लगा है आपका C3H7। अब तो मैंने अलग लगा दिया, क्या ये दिखा सकता है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म? नहीं, क्योंकि अब इन दोनों कार्बन के पास कोई कॉमन ग्रुप नहीं है, है ना। These carbon does not have any common group। इनके पास कोई कॉमन ग्रुप नहीं है। कॉमन ग्रुप नहीं है तो सिस ट्रांस आप नहीं बता सकते। ठीक है, लिखिए इसको। सर अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी लग रहा हो तो भी लगा? क्या लग रहा हो? इस कार्बन में मतलब जो बीच वाले दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड होगा तो कैसे हो जाएगा? वो तो रोटेट होकर आ जाएगा। सर 12th वालों की क्लास नहीं लग रही आजकल? खत्म हो गया इनका कोर्स। रब तो इनका वो शायद इतनी जरूरी पेपर है। तो सर आप उन्हें पेपर के अगले दिन ही बुला लोगे अगले अटेम्प्ट के लिए? अरे कोर्स तो खत्म हो गया, अब क्या प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस चल तो रहता हमारा कभी। पेपर भी तो 6-7 दिन चलेंगे। किसी का पहले दिन है, किसी का दूसरे दिन है। चलिए, सिस ट्रांस हमारा हो गया। अगला देखिए, E and Z
ई एंड जेड आइसोमेरिज्म हो गया सबका वो। यस। चलिए तो देखिए, अभी हमने ये मॉलिक्यूल बनाया था C डबल बॉन्ड CH3 C2H5 C3H7 और H। क्या आप इसका कोई दूसरा भाई भी बना सकते हो? यहां पर C3H7 और H एक साइड में है। अगर मैं ये मॉलिक्यूल बना दूं CH3 C3H7, H को मैं इधर बना दूं और C2H5 को इधर बना दूं, तो क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं? ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं? सेम है या आइसोमर हैं? क्या ये सिस्ट्रांस आइसोमर हैं? नहीं, क्योंकि सिस्ट्रांस के लिए तो फिर वही वाली अपनी कंडीशन है उसकी कि सेम होने चाहिए। तो ये एक क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर उन्हीं को बोला गया है जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अक्रॉस दो डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जा रहे हो। तो ये दोनों मॉलिक्यूल बनते हैं जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन ये सिस्ट्रांस नहीं है। सिस्ट्रांस नहीं है तो ये भी एक तरीके का आइसोमर है, और इनमें नाम दिया जाएगा ई और जेड का। जिनमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है लेकिन सिस्ट्रांस की कंडीशन नहीं दिखा पा रहे, उनमें फिर दूसरे टाइप का नामकरण किया जाएगा ई और जेड का, है ना। तो लिखिए हम यहाँ पे लिखिए दिस एंड दिस, यहीं से शुरू होएगा ये हेडिंग, दिस एंड दिस, ये बनाइए। बना लिए? तो लिखिए इन द अबाउट टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इन द अबाउट टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इन द अबाउट टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स cis trans type of isomerism, cis trans type of isomerism cannot be defined, cis trans type of isomerism cannot be defined, फुल स्टॉप। cis trans तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो इनके लिए हमने एक अलग सिस्टम बनाया। तो इसे लिखिए फॉर दिस पर्पज ए न्यू टाइप ऑफ नोटेशन, a new type of notation known as EZ, कैपिटल E कैपिटल Z ऐसा लिखिएगा, known as EZ, E डैश Z। अरे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड की जगह डैश लगाइएगा। EZ is used, EZ is used full stop for this a particular set of rule, for this a particular set of rule, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके लिखना है, कैन CHN, कैन साइंटिस्ट का नेम है ये, CAHN कुछ भी बोलो, डैश इन गोल्ड INGOLD, इन गोल्ड, ये नाम है सर किसी का? डैश प्रीलोग PRELOG, ये नाम है? नहीं, नाम तीन साइंटिस्ट के नाम, कैन इनगोल्ड प्रीलोग PRELOG, प्रीलोग इन्वर्टेड कॉमा बंद, रूल क्या नाम रखा है? कैन इनगोल्ड प्रीलोग ब्रैकेट में कैपिटल के अंदर CIP ब्रैकेट क्लोज, रूल कैन इनगोल्ड प्रीलोग, फिर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल में CIP लिख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, रूल is used to assign the priorities of group, is used to assign the priorities of group,
इज यूज्ड टू असाइन द प्रायोरिटीज ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर ई का क्या मतलब है? ई स्टैंड्स फॉर एंटीजन, ENTEGEN, एंटीजन। इसका मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट। अगर आप यहां पर देखें ENTE साउंड्स लाइक एंटी। जेड, जेड का मतलब है जुस्सामेन, JUSAMMEN, जुस्सामेन का मतलब होता है टुगेदर। ई का मतलब है एंटीजन, एंटी का मतलब वही साउंड्स लाइक एंटी, और जेड का मतलब जुस्सामेन मतलब टुगेदर। अब यहाँ पर जो भी 4 ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 4 ग्रुप लगे हैं, इन चारों ग्रुप की हम प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे। अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड में है तो उसे जेड बोल देंगे, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में है तो उसे ई बोल देंगे। ठीक है, ये लिखिए। कुछ नहीं तू लिख ली, सॉरी पागल है, तुझे पता नहीं क्या है। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। कैन इनगोल्ड प्रीलोग प्रायोरिटी रूल, CAHN, कैन इनगोल्ड प्रीलोग, CIP PRIO प्रायोरिटी रूल। कैन इनगोल्ड प्रीलोग प्रायोरिटी रूल्स। तो इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये रूल बनाए हैं, है ना। अब इस रूल के कुछ पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर जानेंगे। कैन इनगोल्ड प्रीलोग प्रायोरिटी रूल्स। तो लिखिए, पहला रूल इसमें लिखिए, पहला रूल लिखिए इसमें, हायर द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, हायर द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम attached to stereo center, जिस कार्बन के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बन सकती है या जिस कार्बन के अक्रॉस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बन सकती है उसे स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। स्टीरियो सेंटर, जिस कार्बन के अक्रॉस स्टीरियो आइसोमरिज्म क्रिएट हो सकती है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाली हो चाहे ऑप्टिकल, उसे स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। हायर द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू द स्टीरियो सेंटर, कॉमा, हायर द प्रायोरिटी, हायर द प्रायोरिटी, फुल स्टॉप। अब अगर हाइड्रोजन जुड़ा है और ड्यूटेरियम जुड़ा है तो एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे केस में जिसका आइसोटोप हैवी आइसोटोप को हायर प्रायोरिटी। तो लिखिए, अमंग आइसोटोप्स कॉमा, द वन विद हायर एटॉमिक मास, gets the higher priority. So the one with higher. The one with higher atomic mass get the higher priority. तो देखिए, पहला रूल के अकॉर्डिंग C डबल बॉन्ड C, क्लोरीन
ब्रोमीन और आयोडीन, मैं ये लगा लेता हूँ, ठीक है, मैं ये लगा लेता हूँ। तो बताइए, इस कार्बन के अक्रॉस लगा है फ्लोरीन, इस कार्बन के अक्रॉस लगा है क्लोरीन, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी प्रायोरिटी हाइयर आएगी? ये स्टीरियो सेंटर है, ये स्टीरियो सेंटर, दो स्टीरियो सेंटर है, तो इसके अक्रॉस देखिए किसकी प्रायोरिटी हाई आएगी? क्लोरीन की। तो क्लोरीन की प्रायोरिटी के लिए हाई है तो हम लिख लेते हैं H, सर्किल आउट कर लेंगे तो ऑब्वियस है इसकी लो है। इसमें ब्रोमीन आयोडीन में किसकी ज्यादा आएगी? आई की, है ना, तो आई की, और इसकी आएगी L। तो हाई प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप हैं आपको पाई बॉन्ड के प्लेन के एक साइड में दिख रहे हैं, अपोजिट में दिख रहे हैं? अपोजिट में दिख रहे हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी क्या? ENT। तो इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी E। ये E कॉन्फ़िगरेशन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। आइए, हो गया। चलिए अगला रूल लिखिए। इफ टू आइडेंटिकल एटम्स आर अटैच्ड, इफ टू आइडेंटिकल एटम्स आर अटैच्ड, कॉमा, if two identical atoms are attached, if two identical atoms are attached, comma, the relative priority of the relative priority of the relative priority of two group is decided the relative priority of two group is decided by a similar comparison, is decided by a similar comparison of the next atoms in the group, next atoms in the group moving away from the stereo center, moving away from the stereo center, moving away from the stereo center, moving away from the stereo center। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन पे हमें लिखनी है हाई और लो प्रायोरिटी। तो इस कार्बन पे जब आप देखते हैं तो कार्बन पे क्या अटैच्ड है? कार्बन, इधर भी कार्बन, तो वो तो यहाँ पर फिर काम गड़बड़ हो गया, है ना। अब जब पहला एटम आपको सेम मिल जाए तो फिर उस एटम से जो आगे एटम जुड़े हुए हैं फिर उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। यहाँ पे पहला एटम कार्बन, यहाँ पे पहला एटम कार्बन। अब देखिए उस कार्बन पे क्या जुड़ा है? उस कार्बन पे 3 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। तो जो भी उस कार्बन से जुड़े हुए एटम हैं उनको उनकी डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के ऑर्डर में लिख दीजिए ब्रैकेट में इस ऊपर, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ऐसे नीचे आइए। अब ये जो नीचे वाला ये कार्बन है इसके साथ भी 3 एटम जुड़े हैं। क्या क्या जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन और एक अगला वाले का कार्बन। तो उन तीनों एटम को डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिर लिख दीजिए। क्या लिखूं? C, H, H। तो ये इस कार्बन की अपनी कॉन्फ़िगरेशन है। तो बताइए किसको हाई प्रायोरिटी वो देगा? नीचे वाले को, है ना। तो इसको देगा वो हाई प्रायोरिटी और इसको देगा लो प्रायोरिटी, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आइए, यहां पर कार्बन जुड़ा है, यहां पर भी कार्बन जुड़ा है। तो अब उस कार्बन से अगले क्या एटम जुड़े हैं उन्हें उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में ब्रैकेट में लिख दीजिए। उसके ऊपर क्या लिखूं बताइए इस ब्रैकेट में? उस कार्बन से क्या जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन और एक OH जुड़ा है। OH जुड़ा है मतलब O जुड़ा है। तो क्या लिखूं मैं? O, H, H। तो मैं लिखूंगा O, H,
कॉमा एच, ये लिखूंगा। नीचे वाले में आइए, नीचे वाले में कार्बन से क्या जुड़ा है, एक एच और दो ओ एच, दो ओ एच का मतलब ओ ओ, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर ओ कोमा एच। तो बताइए ऊपर वाले और नीचे वाले में किसकी प्रायोरिटी हाई है, नीचे वाले की प्रायोरिटी हाई है और ऊपर वाले की लो। इस तरीके से काम कर रहा है रूल, है ना। एक रूल और इसमें बचा है, ये लिखिए, हो गया। थर्ड रूल लिखिए, ए मल्टीपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज फॉलोज। अभी हुआ नहीं क्या ये सब लिखो, ए मल्टीपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज फॉलोज, इज कंसिडर्ड एज फॉलोज। तो देखिए अगर सी डबल बॉन्ड ओ है तो सी डबल बॉन्ड ओ का मतलब क्या है, पहले इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ओ से जुड़ा है, फिर पाई बॉन्ड के थ्रू ओ से जुड़ा है, तो इसे वो कहता है कि इसे हम ऐसे ट्रीट करेंगे, सी जैसे ओ से जुड़ा है, जैसे ओ से जुड़ा है, और ये उसी तरीके से डबल बॉन्ड सी, तो हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे, सी जैसे इधर सी से जुड़ा है, इधर सी से जुड़ा है, ये मान लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे, सी 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 सी, हम इसे इस तरीके से ट्रीट करेंगे। एक मल्टीपल बॉन्ड इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, समझे। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका COOH है और यहां पर आपका CHO है। तो बताइए पहला एटम तो कार्बन है, फिर अगले एटम में क्या है, COH में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और फिर O। तो यहां पर क्या लिखूं इसके ऊपर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। C डबल बॉन्ड O OH को मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन के साथ क्या 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 जुड़ा है क्या लिखूं, H कहाँ है, इस कार्बन के साथ H कहाँ है, और अरे पीछे थोड़ा चलोगे, आगे बताओ ना। तीन कार्बन के साथ 4 वैलेंसी होती है, एक तो पीछे है, आगे 3 होंगी ना, तीसरी कहाँ है, तीसरे पे भी हमारे साथ नीचे। अरे इस रूल को यूज नहीं करोगे, C डबल बॉन्ड और OH, तो डबल बॉन्ड O के साथ जो जुड़ा है वो तो खुद ही O दे देगा, और एक अगला O और है, हाँ तो 3 O हो गए, O और यहाँ पर O। नीचे वाले हम बताइए CHO है ये, तो C डबल बॉन्ड OH, तो क्या लिखेंगे, CHO ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और H, तो डबल बॉन्ड O तो ऐसे ट्रीट होएगा और H तो डायरेक्ट है ही है, तो क्या लिखेंगे O और H। तो ऊपर वाला हाई प्रायोरिटी का बोला जाएगा और नीचे वाला लो का। ये हो गया थर्ड रूल, ठीक है, ये थर्ड रूल हो गया। आपका बर्थडे कब है? क्या आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे आता 13 मार्च को। गरम पार्टी लेके आ जाएंगे। हाँ हाँ